हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टडी कर रहे थे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर क्लास 10 साइंस, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम बचे हुए सभी टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, यानी एसिड और बेस सॉल्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जिन सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस, या हम कह सकते हैं इसी को H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयंस, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन मैं आपको बता चुका हूं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी जो सोल्यूट होता है या जो भी सब्सटेंस है, वो दूसरे सब्सटेंस में वो कितना एग्जिस्ट करता है या उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है। यानी कि जैसे यहीं पर समझ लीजिए कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितने आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम ये कहेंगे कि जिसमें ज्यादा आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, और जिसमें कम नंबर ऑफ आयंस हैं उसका कंसेंट्रेशन कम होगा। तो कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा H पॉजिटिव एक्वस आयंस यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयंस, तो उसे हम ये कहेंगे कि वो ज्यादा एसिडिक है। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयंस जितने ज्यादा होंगे वाटर में, वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, इसको मेजर करने के लिए एक स्केल डेवलप किया गया, जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब होता है कि पी मतलब होता है पावर, तो यहां हम कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसमें जो ये पीएच जो स्केल है, इसमें कुछ वैल्यूज जो हैं दी जाती हैं, जो कि सिंपली एक नंबर होता है, यानी कि 0 से लेकर 14। तो यहां पर जो 7 होता है, ये अगर पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर 7 आती है तो वो न्यूट्रल माना जाता है, जैसे कि आपका प्योर वाटर। और उसके बाद 7 से जो नीचे वैल्यू होगी पीएच की, यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इस तरीके से 1, तो ये जो है मानी जाती है एसिडिक। तो जितनी पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, वो सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होता जाएगा। इसी तरीके से अगर 7 से ऊपर है वैल्यू 8, तो जैसे यहां पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 7 से जब पीएच वैल्यू बढ़ेगी, तो उस सॉल्यूशन को यह माना जाएगा कि वो सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक है। यहां पर मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि यहां पर हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कई इंडिकेटर से मिलाकर बनाया जाता है, यानी इसमें सीवरल इंडिकेटर्स मिक्स किए जाते हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, ये डिफरेंट कलर्स देता है। डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स मतलब देता है हाइड्रोजन आयंस के अलग अलग कंसंट्रेशन पर। यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो ब्लूइश कलर होने लगता है, ब्लू कलर। और अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम है, लेस है, तो ये रेडिश कलर देता है। यहां पर देख सकते हैं आप कि एक इन्होंने फिगर में दिया हुआ है कि 7 से जो है, जब आप 7 पर न्यूट्रल है और इधर से जब लेफ्ट चलेंगे, तो यहां पर H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन जो आयन है, उनका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि ब्लूइश कलर बढ़ रहा है और वाइट कलर कम हो रहा है। तो वाइट कलर जो है एक ट्राइंगल शेप में ये
तो ट्रायंगल शेप में जो व्हाइट कलर है ये हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, जबकि ब्लू कलर जो है ये आपका एसिड यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को दिखा रहा है। तो जब 7 से लेफ्ट तरफ जा रहे हैं तो व्हाइट कलर का जो है एरिया कम हो रहा है, जबकि ब्लू कलर का एरिया बढ़ रहा है, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ऐसे ही जब राइट तरफ जा रहे हैं तो ब्लू कलर का जो है एरिया कम हो रहा है और व्हाइट कलर का एरिया बढ़ रहा है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, पीएच वैल्यू को निकालने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है, और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, पेपर की छोटी छोटी पट्टियां टाइप से, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के सॉल्यूशन में इम्प्रेग्नेट यानी कि कह सकते हैं सोक करके बनाया जाता है। यानी उसी सॉल्यूशन में, जैसे यहां पर अगर हम ये मान लें कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है, तो इसी के अंदर जो है हम ले लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इसमें हम डाल देते हैं पतली पतली पट्टियां टाइप से यानी स्ट्रिप्स, जिसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर सोक हो जाता है, यानी उसी के अंदर जज्ब हो जाता है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। यहां पर जो फिगर 2.7 है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो यहां पर दिया हुआ है, ये कलर बैंड दिया हुआ है पूरा, कि पीएच वैल्यू जो है यहां पर कलर के हिसाब से क्या पीएच वैल्यू होगी। तो यहां पर देख लीजिए 7 दिया हुआ है ये प्योर वाटर का, और उसके बाद फिर यहां पर ब्लड का दिया हुआ 7.4, और इसी तरीके से जब आप राइट साइड में जा रहे हैं तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अबाउट 14, लगभग 14। तो जब आप जो है चल रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, तो रेड कलर थोड़ा होता जा रहा है, और अलग अलग कलर पे अलग अलग पीएच वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है। तो आपका जो पीएच पेपर है, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर में सोक करके जो बनाया जाता है, तो वो इसी तरीके का कलर देता है अलग अलग सॉल्यूशन में। तो आप इस बैंड से देख कर जज करके आप ये पता कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन का पीएच क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एसिड, अगर किसी सॉल्यूशन में जो है H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो वो एसिडिक होगा, और OH नेगेटिव, अगर H पॉजिटिव जो है वो कंसंट्रेशन यानी उसके नंबर ज्यादा होंगे तो वो एसिडिक होगा। अगर इसी तरीके से OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे तो वो आपका बेसिक होगा, और अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों बराबर होंगे तो वो आपका न्यूट्रल माना जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जब किसी भी स्ट्रॉन्ग, जैसे HCl है, HCl को आप अगर वाटर के अंदर डाल दें तो HCl के सभी मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं या H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे यहां पर अगर हम CH3COOH ले लें जो कि एक वीक एसिड है, तो अगर हम इसको डालते हैं, जैसे यहां पर अगर हम 1 ग्राम CH3COOH ले लें और 1 ग्राम HCl ले लें, तो आप देखेंगे कि CH3COOH जो है ये जो है कम एसिडिटी शो करेगा, क्योंकि इसको जैसे ही आप डालेंगे तो इसके हर एक मॉलिक्यूल यानी एसिटिक एसिड के हर एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल ही रहेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएंगे, आयनाइज। जबकि इसके अपोजिट जो HCl है, HCl में क्या होता है कि 1 ग्राम अगर HCl आपने डाला तो सारे के सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आयन जो हैं हर एक मॉलिक्यूल के वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये आपका जो था, इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, उसका पीएच वैल्यू क्या है। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपको और ज्यादा जानना है तो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, ये आपका कंसंट्रेशन, यहां पर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है। तो ये जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की एक लॉग यानी माइनस लॉग, ये फार्मूला तो आपके ये सिलेबस का नहीं है, तो यहां से पीएच वैल्यू को निकाल सकते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट अगला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।
देखिए इसमें है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच यानी कि जो भी पीएच वैल्यू है किसी भी सब्सटेंस की उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं कि नहीं। तो हमारी बॉडी जो है वो पीएच रेंज में, बहुत ही कम पीएच रेंज में वर्क करती है, यानी कि 7.0 टू 7.8। और मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां पर एक एक्टिविटी दी हुई है, उससे पहले मैं एक्टिविटी भी आपको पढ़ा दूं। 2.11, तो इस एक्टिविटी में जो है एक टेबल दी हुई है जिसमें आपकी सलाइवा है, और बिफोर मील यानी खाने से पहले सलाइवा, आफ्टर मील लेमन जूस, कलरलेस एरोटेड ड्रिंक, कैरेट जूस हो गया, कॉफी हो गया, ये सब दिए हुए। तो इनका पीएच वैल्यू आप खुद चाहे चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास पीएच पेपर अगर आप चाहे तो वो मिल सकता है मार्केट में, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको ये एक टेबल प्रोवाइड करा दी, इसमें आप देख सकते हैं ब्लड जो है इसका पीएच 7.36 से 7.42 होता है, सलाइवा जो है 6.5 टू 7.5, यूरिन जो होता है 5.5 टू 7.5, इसी तरीके से गैस्ट्रिक जूस, कॉफी, ये सब का दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर कॉफी जो होती है इसका 4.5 टू 5.5 यानी ये एसिडिक होता है, बियर जो होती है वो भी एसिडिक होती है, टोमेटो जूस एसिडिक, वाइन का बहुत कम होता है 2.8 टू 3.8, इस तरीके से लेमन जूस 2.2 टू 2.2 टू 2.4। तो ये सब दिए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेसिक होता है, 10.5 इसका पीएच होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो हमारा बॉडी होती है ना वो बहुत ही जो है कम रेंज, पीएच की बहुत ही कम रेंज में वर्क करती है। और यहाँ जैसे कि हमारी जो रेंज होती है वो होती है 7 से लेकर 7.8। तो अब यहाँ पर एक चीज समझिए आप कि जब भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, यानी कि जब रेन वाटर यानी बारिश जब होती है और उसका पानी यानी कि रेन वाटर जो है उसका पीएच जब 5.6 से लेस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन। तो अगर ये आ जाए क्वेश्चन व्हाट इज एसिड रेन, तो यहां हम लिख सकते हैं कि व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अच्छा, और एक चीज समझिए, जब ये एसिड रेन रिवर वगैरह में फ्लो होके जाता है, यानी इसका वाटर जो होता है जब ये रिवर में जाता है तो ये रिवर वाटर का जो पीएच है, यानी रिवर वाटर का पीएच जो है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है, लो कर देता है रिवर वाटर का पीएच। और इससे जो एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कि आपकी फिशेस वगैरह हैं और दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल हैं, तो वो सर्वाइवल उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, वो मरने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। अब यहाँ पर डू यू नो है, इसमें आप समझिए कि जो हमारा प्लेनेट है वीनस, जो कि सेकंड प्लेनेट है सन से उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है। वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के व्हाइट और येलोइश क्लाउड्स हैं, यानी बादल हैं वहां पर, और वहां पर बारिश होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो वहां पर जाहिर सी बात है कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपके बैकयार्ड की सॉइल का पीएच क्या है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। इसमें एक्टिविटी के लिए आप सॉइल ले लें और उस सॉइल को एक बीकर या किसी चीज में भी डाल लें और फिर उसके बाद वाटर में उसे मिक्स कर लें, तो एक तरीके से सस्पेंशन बन जाएगा, यानी मडी वाटर। फिर उस मडी वाटर से आप जो है किसी दूसरे बीकर में उसको छान लें, जैसे यहाँ पर ये भी हमने लिया था मडी वाटर, इससे यहाँ पर डाल लें, यहाँ पर एक फनल वगैरह ले लें, उसमें टिश्यू जो पेपर होता है हमारा फिल्टर पेपर से उसको छान लें, फिल्टर कर लें। अब जो यहाँ फिल्ट्रेट होगा उस फिल्ट्रेट में जब आप ये पीएच पेपर जो होता है हमारा, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, तो जब उससे आप यहाँ पर डिप करेंगे तो उसमें कलर जो है, अगर हमारा ये फिल्ट्रेट एसिडिक है तो जो पेपर है हमारा तो वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा, और अगर ये बेसिक है तो वो
बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यानी उसी तरीके का कलर आपको प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हमारे बैकयार्ड की सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है। अब हमारा नेक्स्ट पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये फूड जो होता है ये सीधा माउथ से स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक जो है ये एक तरह का इलास्टिक बैग होता है और इसके अंदर जो है लगभग 2 से 3 लीटर फूड जो है आ सकता है। तो स्टोमक के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये कलरलेस होता है। इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वाटर होता है और कुछ सॉल्ट होते हैं, म्यूकस वगैरह ये सब उसके अंदर होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस बेसिकली होता है इसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और म्यूकस का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक की जो टिश्यूज होते हैं, जो वॉल होती हैं, उसको प्रिवेंट करना। वरना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरे स्टोमक को ही जो है बर्न कर देगा, जला देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर जो काम होता है वो ये होता है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड में जो जर्म्स होते हैं उन जर्म्स को किल करता है, मारता है। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किल द जर्म्स ऑफ फूड। और इसके अलावा ये फूड का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नंबर 1 किल द जर्म्स और नंबर 2 मेक द मीडियम एसिडिक। और मीडियम एसिडिक बनाने के पीछे एक रीजन ये होता है कि इसके अंदर जो है यहीं पर पेप्सिन जो एंजाइम जो होता है वो भी रिलीज होता है। और पेप्सिन एक्टिवेट तभी होगा जब मीडियम जो है एसिडिक हो। तो बेसिकली जो एंजाइम निकलता है वो जो है वो पेप्साइनोजेन की फॉर्म में निकलता है, यानी कि पेप्साइनोजेन की फॉर्म में निकलता है जो कि इनएक्टिव होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे क्या कर देता है, एसिडिक मीडियम में वो पेप्सिन के फॉर्म में बन जाता है जो कि एक्टिव फॉर्म है। और फिर ये जो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को, यानी जो खाने में प्रोटीन्स होता है उसे ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। पेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स के छोटी जो है स्मॉल यूनिट्स में एक तरीके से मान सकते हैं तोड़ देता है। हालांकि भी पेप्टाइड्स अभी पूरी तरीके से नहीं, बल्कि प्रोटीन्स पूरी तरीके से जो है डाइजेस्ट होता है, जाकर ब्रेक डाउन होता है आपका अमीनो एसिड्स में। तो ये आपका जो है यहाँ पर पीएच का वर्क है। तो अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मतलब जो है खा लेते हैं तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है। तो इंडाइजेशन के कारण जो एसिड होता है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो है रिलीज हो जाता है और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में हम एंटासिड्स यूज करते हैं। एंटासिड्स जो होते हैं वो नॉन कोरोजिव माइल्ड बेस होते हैं। नॉन कोरोजिव का मतलब है जो डैमेज ना करें टिश्यूज को, माइल्ड बेस यानी थोड़े बहुत बेसिक नेचर के होते हैं। तो उनको हम एसिडिटी को से रिलीफ को पाने के लिए, आराम पाने के लिए हम उनको खाते हैं, पीते हैं। तो ये जो एंटासिड्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, जो एक्सेस एसिड होता है यानी कि जितना एसिड रिलीज होना चाहिए उससे ज्यादा जो एसिड रिलीज हो जाता है, तो उस एक्सेस एसिड को ये एंटासिड न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंटासिड्स न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। तो ये इनका काम होता है। और इसके लिए जो है बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक नॉन कोरोसिव माइल्ड बेस है, तो इस पर्पस के लिए इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो अगर हमारे माउथ का पीएच चेंज हो जाए तो ये टूथ डिके का भी कारण बन सकता है, यानी हमारे दांत जो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसका भी कारण बनता है। तो ये टूथ डिके तब स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 से लो हो जाता है। यानी जब 5.5 से जो है पीएच वैल्यू लो हो जाती है तो टूथ डिके जो है उस कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है। देखिए जो हमारा टूथ इनेमल है, यानी कि जो हमारा टूथ है वो एक्चुअली में सबसे ऊपर उसके जो लेयर होती है वो होती है इनेमल की, जो कि बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टल कैल्शियम फॉस्फेट की ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, जो कि जिसको हम कहते हैं इनेमल। और इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल भी है। इसके नीचे जो है फिर डेंटिन होता है, फिर इसके अंदर और भी कुछ चीजें होती हैं, फिर नर्व वगैरह होती हैं। फिलहाल इनेमल जो होता है वो हमारे जो टूथ का सबसे बाहरी सबसे हार्ड कवरिंग होता है, जो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो ये जो इनेमल है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, यानी वाटर जो है इनेमल को डिसॉल्व नहीं कर सकता, कांट डिसॉल्व वाटर। लेकिन अगर माउथ का जो पीएच है, इफ द पीएच जो है वो लोअर्स 5.5, बिलो 5.5, उस कंडीशन में जो है ये जो इनेमल जो है ये कोरोड होने लगता है। कोरोड का मतलब होता है डैमेज होने लगता है, धीरे धीरे घुलने लगता है। तो इससे जो है फिर कैविटी स्टार्ट हो जाती है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो टूथ प्लेक होती है, टूथ प्लेक यानी एक लेयर बन जाती है येलो कलर की, देखा होगा जो लोग ब्रश वगैरह नहीं करते हैं। तो उस प्लेक में एक तो फूड पार्टिकल्स होते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया होती है। तो फूड पार्टिकल्स में बेसिकली जो शुगर वगैरह होती है, शुगर शुगर तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, उस शुगर को कन्वर्ट करके एसिड रिलीज करती है, एसिड। इस चीज को समझिए आप। और ये एसिड जो है इसकी वजह से, एसिड की वजह से, एसिड के कारण जो है हमारा पीएच जो है माउथ का वो लोअर हो जाता है, यानी 5.5 से कम हो जाता है। और फिर ये जो है टूथ डिके का कारण बनती है। तो अगर हम लोग टूथपेस्ट यूज करें तो टूथपेस्ट क्या होता है समझिए जरा इसे। टूथपेस्ट जो है जनरली थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, माइल्डली बेसिक कह सकते हैं इसे, माइल्डली बेसिक नेचर का होता है ये। तो जब हम ब्रश करते हैं तो बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इससे टूथ डिके जो टूथपेस्ट जो है वो टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, बिकॉज टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, सो इट न्यूट्रलाइज एसिड इन द माउथ। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने बचाव के लिए एसिड जो है को जो है रिलीज करते हैं। और जिस तरीके जैसे हनी भी है यानी मधुमक्खी, और इसी तरीके से एंट स्टिंग वगैरह जो होते हैं, एंट चींटी वीटी, तो ये जो है जब काटती हैं तो ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं, फॉर्मिक एसिड। और इससे क्या होता है, फॉर्मिक एसिड से इरिटेशन होने लगता है
सेल्स और टिश्यूज जो है वो डैमेज होने लगते हैं, तो इंसान हमें पेन फील होता है। तो वहां पर अगर हम जो है जो हमारे घरों में जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, अगर उसका एक पेस्ट बना लें हम, और पेस्ट बना के जहां पर बी ने स्टिंग किया है, जहां पर बी ने काटा है, वहां पर अगर पेस्ट को लगाएं तो उससे हमें रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वहां पर भी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेटल लीव्स, नेटल एक प्लांट होता है, इसका पिक्चर जो है ये मैंने आपको दिखा दी है एनसीईआरटी में। तो नेटल लीव्स जो है ये जो है मेथोनोइक एसिड को इंजेक्ट करते हैं, मेथोनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं जब इनका कांटा लग जाता है, लीव्स इनकी लीव्स में कांटे होते हैं तो लग जाते हैं, तो ये जो है मेथोनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं, और जिससे बर्निंग हमें होने लगती है, यानी बहुत दर्द होने लगता है, बिल्कुल जैसे जलन पड़ने लगी हो। तो बेसिकली और जो नेटल जो होता है, इसी के साथ में, इसको आप समझिए जरा, नेटल के साथ में ही एक और प्लांट होता है जिसको हम डॉग प्लांट कहते हैं। तो अगर डॉग प्लांट को उसी जगह पे जहां पर नेटल लीव्स ने स्टिंग किया है, वहीं पर डॉग प्लांट को अगर हम रब कर लें तो हमें रिलीफ मिल जाता है। और डॉग प्लांट जो होता है वो हमेशा जो नेटल प्लांट होता है उसके बिल्कुल पास में ही उगता है। ये नेचर ने मतलब इस तरीके का एक इलाज जो है कह सकते हैं प्रोवाइड कराया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स। देखिए सॉल्ट्स के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जैसे जो बेस होता है और एसिड, जब ये बेस और एसिड मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर मैं एक रिएक्शन दिखा देता हूं, जैसे NaOH प्लस एसिड HCl, और इससे बन जाता है NaCl प्लस H2। तो यहां पर जो बेस का केटाइन होता है यानी कि पॉजिटिव, जैसे यहां Na पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहां पर देखिए आप कि जो बेस का जो केटाइन होता है वो एसिड के एनाइन सॉरी यस एसिड के एनाइन यानी नेगेटिव आयन से कंबाइन करके सॉल्ट बनाता है NaCl, और बचा हुआ पार्ट वाटर बना लेता है। तो ये कंसेप्ट है समझाने का कि मतलब सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट में जो बेस होता है उसका केटाइन और एसिड का एनाइन शामिल रहता है। अब इसमें फैमिली ऑफ सॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। हालांकि जो सॉल्ट होते हैं वो बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं और एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं और न्यूट्रल नेचर के भी हो सकते हैं, वो भी मैं समझाता हूं अभी आपको। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की अगर बात करें तो जैसे यहां पर एक्टिविटी दी हुई है, तो ये कह रहा है राइट द केमिकल फार्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो KSO4, पोटेशियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की 2 माइनस, तो 2 यहां पर आ जाएगा K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट की बात करें तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा Na2SO4। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम की 2 सल्फेट की 2, तो सिंपल रेशियो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, और इसी तरीके से कॉपर सल्फेट CuSO4, और तो ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम कहें तो ये आपका जो है सल्फेट फैमिली के सॉल्ट है, यानी आप इसको सल्फेट फैमिली का सॉल्ट मान सकते हैं। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड पूछ रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो यहां देख सकते हैं आप कि सबसे पहले जैसे इसको अगर हम कहें तो ये जो है वो आपके कहलाते हैं सोडियम फैमिली के सॉल्ट। अच्छा, तो इसमें एक चीज समझिए आप कि चाहे वो पॉजिटिव रेडिकल हो
चाहे नेगेटिव। यहां पर जैसे पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल था सल्फेट, तो सब में सल्फेट जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है। ऐसे यहां पर पॉजिटिव रेडिकल है Na सोडियम, तो इसे हम कह सकते हैं सोडियम फैमिली का ये सॉल्ट है। इसी तरीके से अगर आप देखिए NaCl और Na2SO4, तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि ये सोडियम फैमिली का सॉल्ट है। तो मतलब अगर सेम पॉजिटिव रेडिकल या सेम नेगेटिव रेडिकल है तो आप उसी फैमिली का सॉल्ट उसे कह सकते हैं। देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट्स की अगर हम बात करें, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, इसके लिए एक्टिविटी 2.14 दिया हुआ है इन्होंने। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा न्यूट्रल। जैसे यहां देख लीजिए आप, अगर NaOH प्लस HCl, तो ये आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो ये जो सॉल्ट होगा वो आपका होगा न्यूट्रल नेचर का। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन की जाए तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका होगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि यहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हम इसमें इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास और उसने रिएक्शन किया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इससे हमारा जो है बन जाएगा Al, क्योंकि ये हमारा बेस है तो एल्युमिनियम और Cl यानी AlCl3 और साथ में H2O बन जाएंगे। यहां पर ये मैंने बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी अभी। तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो बनेगा ये आपका एसिडिक जो है सॉल्ट होगा। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन करा दिया जाए तो जो सॉल्ट बनेगा वो जो है बेसिक नेचर का होगा। तो ये सॉल्ट था आपका। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है केमिकल्स जो कि सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो कई सारे केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें जो सबसे पहला जो है इसमें दिया हुआ वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें हम यूज करते हैं 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसको हम ब्राइन भी कहते हैं। जब इस ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके लिए ये फिगर मैंने जो है साइड में दे दिया है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये इनलेट आउटलेट बने हुए हैं और एक इसमें जो है ये बैटरी लगी हुई है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसको हम कहेंगे एनोड, और दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से एक और इलेक्ट्रोड अटैच है जिसे हम कहेंगे कैथोड। तो जब इसमें ब्राइन सॉल्यूशन को डाला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन, और फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है यानी यहां से स्विच ऑन किया जाता है, तो इसके अंदर जो है क्लोरीन गैस जो होगी वो बाहर आएगी इधर से, क्लोरीन गैस यानी कि एनोड पर, और इधर कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस, जबकि कैथोड के पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो इसमें जो है इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूं, ये सिर्फ समझने के लिए, हालांकि इसका प्रोसेस जो है कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसमें जब सोडियम क्लोराइड जो ब्राइन सॉल्यूशन है एक्चुअली में उसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और इस कारण इस ब्राइन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है उसमें उसके आयन होंगे। इसके अलावा वाटर के अंदर जो है H पॉजिटिव और
OH नेगेटिव आयन होंगे। तो जो क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन में जो है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है मूव करेगा और यहां पर ये न्यूट्रलाइज होकर क्लोरीन गैस बनाता है। इसी तरीके से H पॉजिटिव जो है आयन, ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं और न्यूट्रलाइज होकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जबकि OH निगेटिव और Na पॉजिटिव जो है ये आयन आपस में जुड़ के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, हालांकि इसका पूरा प्रोसेस जो है, इसकी मैकेनिज्म जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस प्रोसेस में जो कंप्लीट जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी 2NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन प्लस वाटर, और इसमें बनता है 2NaOH एक्वस प्लस क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। यहां पर ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से यानी कि इसको बनाया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये प्रोसेस कहलाता है क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर एल्काली प्रोसेस, इसे क्लोर एल्काली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेन कंपाउंड हमारे बन रहे हैं वो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कहते हैं एल्काली, और दूसरी क्लोरीन गैस इसमें बन रही है। तो इन दो कंपाउंड के बनने के कारण इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम जो है क्लोर एल्काली प्रोसेस रखा गया है। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें जो है, जो आपका सिलेक्ट लाइम होता है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन में कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम, और क्विक लाइम को जो पानी में डाला जाता है, यानी कि पानी से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन कराने पर ये आपका बनता है CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस इसमें हीट निकलती है। तो ये जो CaOH का होल ट्वाइस है इसको हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम, यानी बुझा हुआ चूना। तो इस स्लेक्ट लाइन पर जब CaOH का होल ट्वाइस, जब क्लोरीन गैस पास कराई जाती, क्लोरीन गैस यही वाली यूज करते हैं जो क्लोर एल्काली प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस है, इस क्लोरीन को जब स्लेक्ट लाइन पर पास किया जाता है तब आपका बनता है CaOCl2 और वाटर। ये जो CaOCl2 है यही आपका ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। और इस ब्लीचिंग पाउडर के जो यूज हैं वो आप समझ लीजिए। इसमें सबसे पहला जो इसका यूज है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। कॉटन यानी जो सूती और लाइनन को ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेपर फैक्ट्रीज, यानी जहां पर पेपर वगैरह कागज बनते हैं, तो जो वुड पल्प होता है, लकड़ी का जो गूदा होता है, उसे ब्लीचिंग करने में इसका यूज किया जाता है। और लॉन्ड्री जो होते हैं बड़ी बड़ी, उसमें भी इसका क्लॉथ को वॉश करने में यूज किया जाता है। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि ये दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। और तीसरा इसका सब जो यूज एनसीईआरटी में दिया है वो ये है कि ये ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स से फ्री कर देता है, यानी ड्रिंकिंग वाटर जो होता है पीने का, उसको जर्म्स यानी डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे जो है फ्री कर देता है ये। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जा सकता है। और ये जो है बनाया जाता है जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस की रिएक्शन कराई जाती है। तो इससे बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड,
और दूसरा जो है हमारा बनता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें एक बात और है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जो है, ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक बेस होता है। ऐसे लिखेंगे इसे, नॉन कोरोसिव माइल्ड बेस। नॉन कोरोसिव का मतलब ये है कि ये डैमेज, हमारे टिश्यूज को डैमेज नहीं करता है। और माइल्ड का मतलब होता है हल्का बेस होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है एंटासिड में। एंटासिड मतलब जब हम लोग फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो कभी कभी ज्यादा खाने की वजह से जो है ज्यादा एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने बताया था, हमारे स्टोमक में रिलीज हो जाता है। तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, पेन होने लगता है। तो ये एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा। हम इसको जो है ले सकते हैं एज अ रेमेडी, और ये अंदर जाकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि जब हम इसे बेकिंग सोडा जो है इसको यूज करते हैं किसी भी खाने वगैरह को, जैसे पकौड़ा वगैरह को हमें क्रिस्पी या स्पॉन्जी बनाना हो तो वहां पर यूज करते हैं, तो ये स्पॉन्जी यानी गद्दे के जैसा इसलिए बन जाता है क्योंकि जब इसको फूड में डाला जाता है और इसको जब गर्म खाने को जब पकाया जाता है, तो इसके अंदर जो ये बेकिंग सोडा है, ये हीट करने पर एक रिएक्शन करता है जो कि इस तरीके से है। 2NaHCO3 हीट करने पर ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये उस फूड को जो है एक तरीके से फुला देता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है, या हम ये कह सकते हैं स्वेलअप कर देता है। इससे फूड जो है स्पॉन्जी हो जाता है, गद्दे के जैसा और सॉफ्ट यानी मुलायम हो जाता है। तो यूज की बात करें अगर हम, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, तो इसके बहुत सारे हाउस होल्ड यूज होते हैं। तो कुछ हम जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो पढ़ते हैं यहां पर। सबसे पहला इसमें बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। ये बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा प्लस कोई भी एडिबल एसिड, जैसे उन्होंने यहां लिया है एनसीईआरटी में टर्ट्रिक एसिड। जब बेकिंग पाउडर को फूड में मिलाया जाता है, या तो उसमें हम फूड को जब गर्म करते हैं तो साथ में बेकिंग पाउडर भी हीट अप होता है, तो जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके की है। NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव। एसिड अपने सोल्यूशन में मैंने बताया था कि H पॉजिटिव आयन देता है, तो ये जो H पॉजिटिव है ये एसिड से मिला है फ्रॉम एनी एसिड, तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। यहां फिर वही चीज है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये ब्रेड या केक वगैरह को जो है सॉफ्ट कर देता है, स्पॉन्जी कर देता है। सॉफ्ट मतलब मुलायम, स्पॉन्जी मतलब बिल्कुल गद्दे के जैसा कर देता है। दूसरा इसका जो यूज है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यानी कि बेकिंग सोडा, ये मैंने बताया एक एंटासिड का इंग्रेडिएंट भी है, यानी कि हमारे जो एसिडिटी हो जाती है उसको रिलीफ पहुंचाने में, जो एक्सेस एसिड रिलीज होता है जिससे एसिडिटी होती है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा जो है, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर
के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जब सोडा उसको बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस बनती है। तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग को बुझा देती है। इसी कारण जो है इसका इस्तेमाल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाले यंत्र में भी किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो होता है इसका केमिकल जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2, यानी कि बेसिकली ये सोडियम कार्बोनेट होता है और हर एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल इसके साथ रहते हैं अटैच। तो इसमें हमने देखा था कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, यानी ये जो रिएक्शन थी 2Na HCO3, यानी ये हमारा बेकिंग सोडा है, जब इसको हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसी सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन कराने के बाद, यानी वाटर में इसको ऐड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है वॉशिंग सोडा। तो यानी यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन है वो Na2CO3 प्लस 10H2O Na2CO3.10H2O, यानी इस सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमें यहाँ पर वॉशिंग सोडा मिल जाता है। और यहाँ पर जो ये 10H2O है, इसका मीनिंग होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर जो वॉशिंग सोडा के जो यूजेस हैं, यहाँ पर ये जो है ग्लास और सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ग्लास यूजेस, ग्लास हो गया, और सोप है, एंड पेपर इंडस्ट्रीज। और इसी तरीके से ये सोडियम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। और इसी तरीके से ये जो है क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, यानी घरेलू जो है यूज में भी में भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज ये है कि ये परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करने में यूज किया जाता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। तो ये कह रहे हैं कि क्या जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के वो रियल में जो है ड्राई होते हैं। तो यहां पर जो है एक्टिविटी 2.15 को पढ़ते हैं। यहां पर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसके अंदर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लेते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, और उसके बाद जब इसको हीट करेंगे जो है बर्नर से, तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स का, ये चेंज हो जाता है और
इस ड्राई जो टेस्ट ट्यूब है, इस पर स्मॉल स्मॉल से ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी वाटर की। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो यही वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट जो होता है ये .5H2O, ये आपका हाइड्रेटेड फॉर्म है, यानी इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और जब इसको हीट करेंगे तो इसमें से वाटर निकल जाता है और ये कॉपर सल्फेट जो है ये आपका हो जाता है व्हाइट कलर का। जब इस व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट को दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, यानी इसमें वाटर ऐड किया जाता है, तो ये फिर से जो है ब्लू कलर का हो जाता है। क्योंकि जो हाइड्रेटेड होता है ये ब्लू कलर का होता है, तो ये फिर से जो है ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो समझ लीजिए अब। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये फिक्स्ड नंबर होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये फिक्स्ड नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के जो प्रेजेंट होते हैं इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट जो है, यानी ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो है 5। इसी तरीके से जो ये सोडियम कार्बोनेट जो हमने पढ़ा था Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी बेकिंग जो वॉशिंग सोडा था, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो थे वो उसका नंबर था 10। इसी तरीके से एक और सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वो होता है जिप्सम। जिप्सम, तो जो जिप्सम जो होता है इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये होते हैं 2। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है जिप्सम का वो होता है आपका CaSO4.2H2O। तो ये कहलाता है जिप्सम। अब बात करें अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको समझ लीजिए आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जब जिप्सम को यानी कि CaSO4.2H2O को, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जब इसको हीट किया जाता है तो इससे वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है थोड़ा बहुत ये हाइड्रेट रहता है, और ये बन जाता है जब इसका फार्मूला हो जाता है CaSO4.1/2H2O, यानी ये इसका सिंपल रेशियो है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल के साथ, 2 CaSO4 के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहता है। तो इसको सिंपल तरीके से दिखा दिया जाता है CaSO4.1/2H2O। तो इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4.1/2H2O, इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब्सटेंस जो होता है वो डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर के लिए, जो सपोर्ट करने के लिए जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हो जाती हैं कहीं पर, जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो उसमें यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और उसमें फिर
ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, एक्चुअली में है ये व्हाइट कलर पाउडर होता है। और इसमें जब वाटर को मिक्स किया जाता है तो ये फिर से जो है कुछ समय के बाद जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को गेन करके ये फिर से जिप्सम बन जाता है। जैसे यहां पर देख लीजिए इसकी रिएक्शन CaSO4.1/2H2O प्लस 1.5H2O, इससे बन जाता है CaSO4.2H2O। ये फिर से जिप्सम बन जाता है जो कि हार्ड होता है।